नमस्कार दोस्तों। और आज इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक मुद्दे जनवरी मंथ के जो भी हैं उन इस सीरीज में आपका फिर स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। और इस मुद्दे को समझने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और एक एक घटना को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा आपको कि किस तरह की चीज़ें हुई। क्योंकि 30 जनवरी 1948 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई। और वो हत्या इतिहास में इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है कि महात्मा गांधी की हत्या किसी व्यक्ति की हत्या नहीं थी, वो एक जीवन दर्शन की हत्या थी। और महात्मा गांधी को किसने गोली मारी या उनकी किसने हत्या की, तो अगर आप कहोगे कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गौडसे ने की, तो इस बात को भी पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता। क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या सिर्फ एक आदमी गौडसे ने नहीं की, उनको मारने वाले भी एक विचारधारा थी। तो इस तरह से आपको उन दोनों विचारधाराओं को समझना पड़ेगा और तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 30 जनवरी 1948 को जब महात्मा गांधी को 3 गोलियां लगी तो भारत ही नहीं पूरा विश्व अचंभित हो चुका था कि क्या जो इंसान पूरी ज़िंदगी अहिंसा और सत्य के लिए लड़ता रहा, क्या उसका भी मर्डर हो सकता है, और वो भी 78 साल की उम्र में। तो इस तरह से हम देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को कि किस तरह से चीज़ें बदली और क्या क्या हुआ। तो आपको इसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप देखोगे कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी दिल्ली में बिड़ला हाउस में, जहाँ पे बिड़ला जी का घर था, वहाँ पे गांधी जी रुके हुए थे, वहीं पे अपनी प्रार्थना सभा आयोजित करते थे। अब उसको स्मृति भवन के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्या हो चुका था, भारत का विभाजन हो चुका था। और विभाजन के चलते भारत में दंगे फैले हुए थे। मुस्लिम लीग ने जो अपनी तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी, उस तुष्टीकरण से हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे और पूरा देश हिंसा में जल रहा था। दो दो करके अलग अलग क्षेत्रों में हिंसाएं हो रही थी। तो उसी बीच में एक बहुत बड़ा इलाका जहां हिंसा हो रही थी वो था फिलहाल बांग्लादेश का नोखावली। तो वहाँ पे गांधी जी जाते हैं और वहाँ पे स्थिति ये थी कि वहाँ पे मुस्लिम बहुसंख्यक थे और हिंदू अल्पसंख्यक थे। तो वहाँ पे गांधी जी जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता का जश्न जो दिल्ली में मनाया जा रहा था, उस जश्न में गांधी जी शामिल नहीं हुए और गांधी जी बंगाल और वहाँ पे चले गए दंगों को देखते हुए। तो नोखावली में जब गांधी जी पहुँचे तो वहाँ पे बहुत बुरी हालत थी, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा था। और वहाँ पहुँचते ही गांधी जी ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। और गांधी जी के आमरण अनशन से वहाँ पे इतना प्रभाव पड़ा कि लोगों ने वहाँ पे हथियार डालने के लिए सहमति बन गई। उसके बाद गांधी जी बंगाल जाते हैं, वहाँ पे कुछ दंगे हो रहे थे तो वहाँ पे लोगों को शांत करते हैं। बिहार में आते हैं, वहाँ पे दंगों को शांत करते हैं। उसी बीच में गांधी जी के ऊपर यह आरोप भी लगे कि आप मुसलमानों का फेवर ले रहे हो, आप हिंदुओं से तो हथियार डलवा देते हो, लेकिन मुसलमान जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे हिंदुओं को कितना मास मर्डर के रूप में मारा जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको देखना चाहिए। उसके बदले में हम यहाँ पे हिंसा कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं सर, हिंसा कहीं पे भी हो, किसी भी रूप में हो, इंसानियत की हिंसा बुरी है। फिर वहाँ से जाने के बाद गांधी जी ने फिर एक माहौल सा पंजाब, बिहार और तुम्हारा जो फिलहाल जो बंगाल है, बांग्लादेश भी उसमें शामिल था, वहाँ पे थोड़ी शांति स्थापित करने के बाद 8 सितंबर 1947 को गांधी जी दिल्ली लौट के आए। और दिल्ली के बाद उनका इरादा ये था कि वो पंजाब जाएंगे और वहाँ पे जिस तरह से दंगे फैले हुए हैं तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। उसी बीच में आप देखोगे कि तो माउंटबेटन ने यहीं पे जब ये देखा कि बंगाल और बिहार जैसे स्टेटों में जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे अगर गांधी जी दंगे रोक सकते हैं तो गांधी जी कितने वहीं पे लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने ये एक वक्तव्य दिया था कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स। वो इसी वजह से दिया था कि मेरी 45,000 की सेना है और मैं पंजाब में दंगे नहीं रोक पा रहा हूँ, लेकिन एक अकेले आदमी ने बंगाल में
पूरे के पूरे दंगे रोक दिए। अब बात होती है कि गांधी जी जब 8 सितंबर 1947 को वो दिल्ली आए तो दिल्ली में भी दंगे हो रहे थे, क्योंकि जो पंजाब और पाकिस्तान है वहाँ से जो लोग आ रहे थे वो सभी दिल्ली में आके रुके हुए थे। लगभग 5 लाख लोग दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में दंगे हो रहे थे। दिल्ली में भी क्या थे कि जो मुसलमान थे वो अल्पसंख्यक थे और हिंदू बाहुल क्षेत्र था, तो दिल्ली में जो मुसलमानों की मस्जिदें थीं वो सभी हिंदुओं ने कब्जा रखी थी और मुसलमान जगह तगह कहीं छोटी मोटी मस्जिदों में या कांग्रेस के जो मुस्लिम नेता थे उनके घरों में अपनी जान छुपा के बैठे हुए थे। और जब ये माहौल दिल्ली में गांधी जी ने देखा तो गांधी जी बड़े निराश हुए और वो सरदार पटेल उन्हें लेने गए थे रेलवे स्टेशन पे और वो सरकार से भी वह काफ़ी निराश हुए कि आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूर दराज के क्षेत्रों में तो क्या करोगे। तो इस तरह की चीज़ें गांधी जी ने देखी। तो सबसे पहले गांधी जी ने पंजाब जाने का जो अपना निर्णय था वो कैंसिल किया कि पहले तो दिल्ली का माहौल ही अच्छा करना, उसके बाद पंजाब जाने के बारे में सोचेंगे। और दिल्ली में जब उन्होंने देखा ये सब हो रहा है तो दिल्ली में भी उन्होंने अपना जो हथियार था वो आमरण अनशन वाला उसकी घोषणा की कि मैं आमरण अनशन पर बैठने वाला हूँ और मैं तब तक बैठूंगा, तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि दिल्ली में अमन शांति स्थापित नहीं हो जाएगी। उसके पीछे उनकी उम्र 78 साल हो गई थी। डॉक्टरों ने उनकी किडनी ये उनमें भी खराबी बताई थी। तो नेहरू जी और बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने गांधी जी से आके रिक्वेस्ट की कि गांधी जी आप आमरण अनशन पर मत बैठिए, अब आपकी जो सेहत है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है और हम बहुत चिंतित हैं, तो आप जो कार्यवाही है जो काम करवाना चाहते हो वो बताइए, हम वो सारा प्रयास करेंगे, लेकिन आप आमरण अनशन पर मत बैठिए। लेकिन गांधी जी तो अपने विचारों और अपने सिद्धांतों पर चलने वाले थे, वो तो अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके, अपने सिद्धांतों को लेकर ही चलते थे। तो उनको रोक पाना या उनके ऊपर अपनी बात को थोपना ये पॉसिबल ही नहीं था गांधी जी के लिए। अब मैं थोड़ी गांधी जी की बातें कर लेता हूँ कि वो उनकी हत्या हुई क्यों। तो आप देखोगे कि गांधी जी का जो दर्शन है जो आज भी पढ़ाया जा रहा है वो दर्शन अपने युग से आगे था, उसी तरह आगे था जैसे सुकरात अपने विचार उस ज़माने में कह रहे थे, लेकिन उस ज़माने में उनके विचार समझने वाला कोई नहीं था। उसी तरह गांधी जी का जो मुख्य महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था आपका अहिंसा और सत्य, और अहिंसा और सत्य को वो सभी के ऊपर लागू कराना चाह रहे थे। यही उनकी वजह थी कि उनके आलोचक पैदा हो गए। सभी लोग इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। गांधी जी अपने स्तर पर उस चीज़ को अपना रहे थे। गांधी जी के दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता ये भी थी कि बहुत सारे दार्शनिक दुनिया में हुए लेकिन उन्होंने दर्शन की किताबें लिखी। गांधी जी ने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, गांधी जी ने अपने दर्शन पर खुद चल के भी दिखाया कि देखिए इस दर्शन से ऐसी ज़िंदगी जी जा सकती। तो वही चीज़ वहाँ पे थी कि गांधी जी कुछ अपने जो विचार हैं उस जनता को चाह रहे थे कि ऐसी ही जनता पूरी की पूरी बने, लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं बन सकते और इसी वजह से उनकी आलोचना शुरू हुई। उनके जो विचारों के विरोधी थे वो उत्पन्न हुए। लेकिन गांधी जी ने जब आप देखो कि भारतीय स्वतंत्रता में डेब्यू किया, जब वो आए तो उनकी बहुत सारे विचारों से बहुत सारे कर्मों से बहुत सारे लोग असहमत थे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नाथूराम गोडसे वाली जो विचारधारा थी वही उनसे असहमत थी। गांधी जी की विचारधाराओं का जब वो प्रारंभ में उन्होंने राजनीति में स्टार्ट की तो कहीं नेहरू जी ने भी विरोध किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध किया। तो ये भी नेता थे जो गांधी जी के बहुत सारे कामों का विरोध करते थे। ऊपर से आप देखोगे कि हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे जिनमें भगत सिंह, चंद्रशेखर थे, वो भी गांधी जी की विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं थे। लेकिन उनका मानना ये था कि गांधी जी का जो उद्देश्य है वो तो सही है, उसमें कोई वो भी देश की स्वतंत्रता चाहते हैं और हम भी तो स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन उनका मार्ग अलग है और हमारा मार्ग अलग है। तो उस तरह से वो गांधी जी की रेस्पेक्टफुल करते थे कि गांधी जी की जो नीतियां हैं, गांधी जी के जो आपके कार्यक्रम हैं उनकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन गांधी जी के उद्देश्य की कोई आलोचना नहीं की जा सकती। उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, देश की स्वतंत्रता ही चाह रहे हैं। दूसरी बात, जब ये चीज़ें हुई तो आप देखोगे कि जब आप अपने ज़माने से
ऊपर उठ के जब बातें करने लग जाते हो तो वहाँ पे फिर आपकी हत्या होना स्वाभाविक हो जाती है। और वो चीज़ है कि सुकरात को मारा गया। आप देखोगे कि रूसो था वो पागल होके मरा। आपका जो कार्ल मार्क्स था वो भी निराश होके बना। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जब अपनी मार्क्सवादी थ्योरी दी थी, जब औद्योगिकरण इतना हुआ नहीं था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या कह रहा है। बाद में औद्योगिकरण इतना ज़्यादा हुआ कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के ऊपर पूरा विश्व बदल गया। विश्व में जगह जगह उसी सिद्धांत के ऊपर सरकारें बनाई गई। तो उसी आप देखोगे कि ये चीज़ें होती रहती हैं। और भी भारतीय संस्कृति में तो आप देखते हो कि आज तक कृष्ण की भी आलोचना होती है। अगर कृष्ण की गीता को आप किसी अनजान व्यक्ति को, जिसने कृष्ण के बारे में नहीं जानता हो, उसको सबसे पहले आप गीता को पढ़ा दोगे, गीता को दे दोगे हाथ में, तो वो भी उसको गलत ही मान सकता है। क्योंकि वो ये कहेगा कि ये क्या है, ये तो युद्ध के लिए मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि युद्ध करो, खून खराबा करो। लेकिन जब तक आप गीता को समझने के लिए आपको कृष्ण के मूलभूत जो उनका सिद्धांत है, मूलभूत जो भावना है, जब तक आप उस करैक्टर में नहीं घुसोगे, जब तक आपको गीता भी अच्छे से समझ में नहीं आने वाली। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई नाथूराम गौडसे के साथ। तो नाथूराम गौडसे की मैं बातें कर लेता हूँ, जिनका पूरा नाम था रामचंद्र विनायक गौडसे। पुणे के रहने वाले थे, एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इससे पहले हुआ ये था कि इनके 4 भाई थे, वो बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। फिर इनके इनसे बड़ी एक बहन थी। तो किसी जोशी ने बताया था कि इनके माँ बाप को कि तुम्हारे लड़का नहीं होगा या लड़की ही संतान हो सकती है। तो जो माँ बाप ने अंधविश्वास के रूप में जब गौडसे का पालन पोषण कर रहे थे, तो उन्होंने एक लड़की के रूप में ही गौडसे का पालन पोषण किया। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गौडसे की नाक में नथ पहना दी गई थी। और उस नथ के पहनने से कारण ही गौडसे को नाथूराम कहा गया। आपको ये जानने की भी होगी कि इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र में ये दोनों काम करते थे, एक तो आप नाथूराम गौडसे और नारायण आप्टे। जब मैं आपको बात करूंगा, जैसे ही गौडसे एक सार्वजनिक जीवन में आए, 30 वर्ष की उम्र में, तो इन्होंने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। तो आप देखोगे कि जैसे ही गौडसे सार्वजनिक जीवन में आए, देश के लिए कुछ करने की इनके अंदर भावना जगी, तो सबसे पहले गांधी जी के ही प्रभाव में आए कि उस समय राष्ट्र के सबसे बड़े नेता थे वो गांधी जी ही थे। तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए, तो गांधी जी के फॉलोवर बन गए। बाद में ये आए बीडी सावरकर के संपर्क में, और बीडी सावरकर के संपर्क में आने के बाद वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि बीडी सावरकर को इन्होंने अपना गुरु मान लिया। तो फिर उनके लिए काम करना शुरू कर दिया। आप इस तरह से देखोगे कि महात्मा गांधी के बारे में एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जो राजनीति में तो आए, उनका दर्शन राजनीति के लिए काम कर रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने राजनीति को एक नैतिक रूप देने की कोशिश की। महात्मा गांधी से पहले जो राजनीति का प्रमुख जो सिद्धांत था, वो आप देखो, आप मैकियावेली की पुस्तक थी द प्रिंस। द प्रिंस में मैकियावेली ये कहते हैं कि राजनीति में कोई भी किसी भी तरह का जुर्म, किसी भी तरह की धोखाधड़ी, किसी भी तरह का कोई भी अपराध सब जायज़ होता है। बस राजनीति में सत्ता पाना मुख्य उद्देश्य होता है, और सत्ता तक पहुंचने के लिए हम चाहे कुछ भी कर दें, सब जायज़ है। झूठ बोलो, चोरी करो, डकैती डालो, अपराध करो, मर्डर करो, कुछ भी करो, हमें बस सत्ता तक पहुंच जाए। तो गांधी जी जब आए तो उन्होंने इस तरह की विचारधारा को नकार दिया, और गांधी जी ने ये कहा कि नहीं, नैतिकता के आधार पर भी राजनीति की जा सकती है। जहां अपने नैतिक पक्ष रखिए, जनता को उसके बीच उनको जनता के बीच उनको लेके जाइए, जनता को उनके प्रति आश्वस्त कीजिए कि आपके साथ ऐसा होगा। तो वहाँ पे एक राजनीति में एक नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले पहले दार्शनिक थे महात्मा गांधी। और दूसरी बात ये थी कि यूरोप में महात्मा गांधी के प्रति जो आप देखोगे इतना जो अट्रैक्शन था, वो इस वजह से भी था कि वैश्वीकरण
नहीं था। उस समय साम्राज्यवादी युग चल रहा था कि जिस तरह से जो यूरोपियन शक्तियाँ थीं वो छोटे छोटे देशों को अपना उपनिवेश बना रही थीं, और वो उपनिवेश किस आधार पर बना रही थीं? उनका आधार था कि हम लोगों को सभ्य कर रहे हैं, और सभ्यता के लिए उन्होंने क्या ले रखे थे? बड़े बड़े हथियार बना रखे थे। आप देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जैसे हथियारों का भी प्रयोग किया गया। तो यूरोप में क्या है, हथियारों की होड़ मची हुई थी कि हमारे पास जितने ज़्यादा हथियार होंगे हम हथियारों के दम पे दबा लेंगे और उन्हें अपना उपनिवेश बना लेंगे। लेकिन जब महात्मा गांधी विश्व राजनीति में आए तो उन्होंने क्या कर दिया? यूरोप के हथियारों को निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि उनकी जो सत्याग्रह की नीति थी वो ऐसी थी कि वहाँ पे वो क्या है, दुश्मन के लिए दुआ कर रहे हैं कि रघुपत राग में राजा राम सबको सम्मति दे भगवान। तो जब ये देखते हैं कि यूरोप में जब ये बात आई कि यार इस आदमी के ऊपर हथियार कैसे चलाएंगे, ये तो हमारे लिए दुआ मांग रहा है और हम इसके ऊपर कैसे हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं, तो उनके अंदर एक नैतिकता जागी और उन्होंने महात्मा गांधी ने उन्हें झकझोर के रख दिया। तो ये महात्मा गांधी की दूसरी विशेषता थी कि उन्होंने यूरोप के जो युद्ध भंडार थे उनको एकदम से निष्क्रिय कर दिया। वो महात्मा गांधी की रणनीति के आगे सफल नहीं हो पा रहे थे। तो ये भी बात थी। दूसरी बात ये थी कि महात्मा गांधी को नाथूराम गौडसे और ये नारायण आप्टे थे। अब इनके मन में महात्मा गांधी के प्रति इतनी नफ़रत कैसे पैदा हुई कि उन्होंने गोली मारने का इरादा कर लिया? वो बात थोड़ी सी कर लेते हैं। वो बात शुरू होती है कि महात्मा गांधी के ऊपर जब सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो 1916 में एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में जो मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया गया था कांग्रेस के सम्मेलन में, उस सम्मेलन में महात्मा गांधी नहीं थे। उस सम्मेलन का जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थी लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू। तो वहाँ पे उसको स्वीकार किया गया पृथक निर्वाचन को। वो एक गलती थी कांग्रेस की जिसको आप जानते हैं। वहीं से फिर सांप्रदायिक राजनीति शुरू होती है। उसके बाद गांधी जी के ऊपर एक वर्डिक्ट लगता है कि खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के साथ उन्होंने जब खिलाफत आंदोलन चलाया था तो वो पूरी तरह से मुस्लिम आंदोलन था। तो वहाँ से लोगों ने ये सोचना शुरू किया, हालांकि गांधी जी मुसलमानों का सहयोग चाह रहे थे देश की स्वतंत्रता में, इस वजह से उन्होंने खिलाफत का समर्थन किया। लेकिन फिर जब कोई सांप्रदायिकवादी जो नेता थे उन्होंने फिर उस चीज़ को बनाने की कोशिश की कि नहीं गांधी जी ने तो मुसलमानों का फेवर लिया है, तो उनके ऊपर ये भी आरोप लगने लगे कि वो क्या हिंदू हैं भी या नहीं है। दूसरी बात ये थी कि जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में गए थे 1931 में, तो वहाँ पे जाने के बाद देखो तो वहाँ पे जिन्ना भी गए थे और वहाँ पे देश के विभाजन की बातें लगभग तय हो रही थी, जिससे गांधी जी वहाँ से वापस आ गए थे। तो वहाँ बार बार क्या हो रहा था कि जो जिन्ना थे वो इस बात के लिए फोर्स कर रहे थे कि आप गोलमेज जो सम्मेलन है इसमें आप ये बताइए कि आप हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं। तो वहाँ पर गांधी जी ने इस बात को नहीं माना और गांधी जी ने इस बात को नकार दिया कि मैं हिंदुओं का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तान का प्रतिनिधि हूँ। इस तरह की बातें हुई। तो वहाँ से भी हिंदुओं के जो कट्टरवादी हिंदू होते उनके मन में ये बात आई कि गांधी जी ने तो हिंदुओं का पक्ष लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि गांधी जी जो जिन्ना की इस चाल को समझ रहे थे कि जिन्ना देश को बांटना चाह रहा है, अगर मैंने हिंदुओं का प्रतिनिधि अपने आप को घोषित कर दिया तो फिर जिन्ना का काम आसान हो जाता। दूसरी बात ये थी कि वहाँ पे जिन्ना ये कह रहे थे कि मैं भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि हूँ, अम्बेडकर जी आए हैं वो भारत के दलितों का प्रतिनिधि हैं और आप हिंदुओं के प्रतिनिधि हो। तो महात्मा गांधी ने इस बात को नकार दिया कि नहीं मैं पूरे देश का प्रतिनिधि हूँ, हिंदुस्तान का प्रतिनिधि हूँ, मैं किसी एक कम्युनिटी का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो वहाँ से भी जो ये आपके जो संगठन थे हिंदूवादी कट्टर जिनको हम कहेंगे, तो इनको एक पॉइंट वहाँ से मिल गया। हालांकि कुछ लोग मानते हैं, सभी लोग इस तरह का नहीं मानते, जो इस चीज़ पर राजनीति करना चाह रहे थे उन्होंने इन पॉइंटों को पकड़ा और फिर महात्मा गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाना शुरू किया। दूसरी बात ये हुई कि जब महात्मा गांधी दिल्ली आए तो आप दिल्ली में देखोगे कि 100 मस्जिदें थीं जो हिंदुओं ने ऑक्यूपाइड कर रखी थी मुसलमानों की। तो महात्मा गांधी ने जब आमरण अनशन किया
तो आप देखोगे कि पूरी की पूरी जो दिल्ली की जनता थी वो महात्मा गांधी के प्रति संवेदनशील हो गई और लगभग 10 लाख लोगों ने ये लिख के दिया महात्मा गांधी को कि हम दंगा नहीं करेंगे, आप अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए। तो जब गांधी जी ने आमरण अनशन तोड़ा और गांधी जी ने मुसलमानों के लिए एक सही वातावरण बनाने की बात की कि भाई आप मुसलमानों की जो मस्जिदें हैं उनको वापस कर दीजिए और जो उनके ऊपर कोई भी हमला नहीं होगा, उनकी जो दुकानें हैं, उनके जो काम है उनको चलने दीजिए प्रॉपर, तो आप ऐसा काम नहीं करेंगे। तो वहाँ से एक पॉइंट मिला कि महात्मा गांधी ने यहाँ पे भी आपको मुसलमानों को फेवर किया है। तीसरा बात ये थी कि भारत जब विभाजन हुआ तो भारत का कर्ज था इंग्लैंड के ऊपर लगभग 400 करोड़, तो उस कर्ज में से लगभग 65 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने थे, क्योंकि पाकिस्तान भी जब भारत का ही पार्ट था। तो 65 करोड़ रुपए जब पाकिस्तान को देने वाले थे तो आप देखो कि उसी समय पे पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया था। तो हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार पटेल, उन्होंने ये निर्णय लिया कि अभी हम पाकिस्तान को ये 65 करोड़ रुपए नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान उन रुपयों का प्रयोग युद्ध में करेगा और वो युद्ध हमारे खिलाफ ही कर रहा है, तो अभी हम इन पैसों को रोक लेंगे। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर या आप देखोगे एक सामाजिक लेवल पर ये चीज़ गलत थी, जिसका गांधी जी ने विरोध किया कि नहीं नहीं, हमें उनके जो हिस्से का पैसा है वो उनको वापस कर देना चाहिए तुरंत के तुरंत। तो गांधी जी ने वो पैसे भी वापस दिलवाए। इसके लिए भी नाथूराम को और इनके हिंदू राष्ट्र की जो पत्रिका वाले लोग थे उनको बुरा लगा, उन्होंने वहाँ पे उसकी भी आलोचना की। तो इस तरह से अब माहौल बनना शुरू हो गया था और गांधी जी सितंबर के बाद रोज़ाना अपनी वहाँ पर प्रार्थना सभा कर रहे थे। और प्रार्थना सभा के बीच में एक व्यक्ति थे जो कि आर्मी से, इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे और वो जो पाकिस्तानी पंजाब है वहाँ थे, वहाँ पे दंगों में उनके पूरे के पूरे परिवार को मार दिया गया था। फिर वो दिल्ली आ गए थे और दिल्ली आने के बाद वो भी महात्मा गांधी के प्रति काफ़ी घृणा रखते थे कि महात्मा गांधी की वजह से ये सब हो रहा है। उन्होंने अपने परिवार का दोषी जो दंगों में हुआ उसके लिए भी महात्मा गांधी को मान लिया। तो उन्होंने क्या किया कि आप देखोगे कि उसको विष्णु करकरे से वो मिले, वो रिटायर, वो भी लगभग 30 साल के ही थे, इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे। तो उन्होंने विष्णु करकरे ने और नारायण आप्टे से उससे मिलाने के बाद उन्होंने ये किया कि भाई महात्मा गांधी को क्यों ना अब मार दिया जाए या उनके ऊपर ऐसा कुछ हमला किया जाए जिस तरह से वो इस तरह के डिसीजन ना ले। तो आप देखोगे कि लगभग 20 जनवरी को महात्मा गांधी की सभा में बम फेंका गया। तो वो उसी नेवी से जो रिटायर युवक था उसने वो बम फेंका और उस बम फेंकने के बाद जो वहाँ की वो जो कमिश्नर थे दिल्ली के कुलदीप नायर, उन्होंने छानबीन की और उसमें लगभग 7 लोगों को दोषी पाया और उन्होंने फिर महात्मा गांधी से मुलाकात की कि आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और 7 लोगों को उसमें दोषी पाया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन कुछ लोग अभी फ़रार हैं, इस वजह से आप हमें अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करने की अनुमति दीजिए और आपकी जो प्रार्थना सभा में लोग आ रहे हैं उनकी जो हमें चेकिंग का अनुमति दीजिए। तो महात्मा गांधी उस पर बहुत नाराज़ हो गए। अब यहीं पे वो चीज़ थी महात्मा गांधी की, आप करैक्टर को जानने की कोशिश करोगे कि अगर यहाँ पे और कोई साधारण नेता होता तो वो तुरंत इस बात को मान लेता कि हाँ हाँ ठीक है आप सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए। लेकिन महात्मा गांधी ने यहाँ पे बिल्कुल नाराज़ हो गए और जो पुलिस अफसर थे कुलदीप नायर, उनके ऊपर वो चिल्ला उठे कि आप ये क्या कर रहे हो, ये प्रार्थना सभा एक धर्म सभा है और हम मंदिरों में जाने से पहले किसी की चेकिंग नहीं कर सकते और लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो करने दो। वो जो चीज़ सुकरात की थी, सुकरात को जब जहर दिया जा रहा था तो उसके दोस्त कह रहे थे कि आप माफ़ी मांग लो आपकी जान बच सकती है, लेकिन सुकरात ने अपने सिद्धांत पर टिके हुए थे कि नहीं नहीं, अगर मैंने अपनी माफ़ी मांग ली तो मैं अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार कैसे रहूँगा। तो वही चीज़ थी, महात्मा गांधी ने यहाँ पे बिल्कुल मना कर दिया कि कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई चेकिंग नहीं होगी, मेरी प्रार्थना सभा में कोई भी बिना चेकिंग के आ सकता है और आके यहाँ पे बैठ सकता है। तो इस तरह की बातें हुई और फिर 30 जनवरी को आप देखते हो कि
जो गॉडसे हैं वो पिस्तौल लेके महात्मा गांधी की सभा में गए। सबसे पहले महात्मा गांधी को उन्होंने प्रणाम भी किया और प्रणाम करने के बाद 3 गोलियां मार दी। 3 गोली मारने के बाद वहाँ पे अफरा तफरी मच गई। वहीं पे एक अमेरिकन युवक था, उसने गॉडसे को पकड़ लिया, पर गॉडसे ने भागने की कोशिश भी नहीं की और उसने कह दिया कि मैं एक मिशन के लिए आया था और एक मिशन मेरा पूरा हो चुका है। इस तरह की बातें गॉडसे ने करने के बाद फिर गॉडसे का के साथ साथ फिर वहाँ पे पूरे देश में प्रो गांधी माहौल बन गया। कहीं कहीं पे दंगे भी हुए। इन संगठनों जो कट्टर हिंदूवादी संगठन थे उनके खिलाफ दंगे भी हुए। तो आप देखोगे मुंबई में पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। इस तरह की चीज़ें हुई और इसमें लगभग 9 लोगों को पकड़ा गया और 9 लोगों में से 2 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें आपके नारायण आप्टे थे और नाथूराम गॉडसे को नवंबर 1949 में फांसी दी गई। कोई वकील नहीं मिला था नाथूराम गॉडसे को, तो कोर्ट में नाथूराम गॉडसे ने अपना बचाव खुद किया और उसने अपने तर्क भी दिए कि मैंने महात्मा गांधी को क्यों मारा। हालांकि सरकार ने उन तर्कों को पब्लिश करने से मना कर दिया कि हम नाथूराम की जो दलीलें हैं उनका प्रकाशन नहीं होगा, वरना तो हो सकता है लोग नाथूराम के प्रति और संवेदनाएं लोगों में जगने लग जाएं। और दूसरी बात ये थी कि दिगंबर रामचंद्र बरगे थे एक, वो सरकारी गवाह बन गए थे इस मर्डर के खिलाफ जब इनको पकड़ा गया। और इन्होंने ये बात कही थी कि नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे जब महात्मा गांधी को गोली मारी थी उससे 10 दिन पहले बीडी सावरकर से मिले थे। बीडी सावरकर की मैंने आपसे पहले भी बात की है कि ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उस समय पे बने, कुछ समय के लिए बने थे, क्रांतिकारी थे। उससे पहले अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार किया, फिर कैसे भी इन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग के इनको रिहा कर दिया गया और फिर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। इन्हीं के प्रभाव में थे नाथूराम गॉडसे और इन्हीं के शिष्य थे। आप देखोगे कि बीजेपी के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो आप देखोगे कि जब बरगे ने सावरकर का नाम लिया तो सावरकर को भी गिरफ्तार किया गया, सावरकर के ऊपर भी केस चला। सावरकर के ऊपर पूरी छानबीन हुई लेकिन सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सावरकर को सबूत नहीं मिल रहा, ये कोर्ट से बरी हो गई। हालांकि जब इनके खिलाफ जांच चल रही थी तो उस समय जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो जो आपकी अंतरिम सरकार थी उसमें मंत्री थे। तो मंत्री होने के नाते जब वो सावरकर के एक तरह से शिष्य ही थे तो उन्होंने सरदार पटेल से ये दरख्वास्त भी की थी, एक लेटर लिखा था कि सावरकर का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आप उसे देख के उनके खिलाफ जांच न करें, आप ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। तो सरदार पटेल ने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि नहीं आप ऐसा किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड देख के कार्रवाई नहीं होगी, सबूतों के आधार पर भी कार्रवाई होगी। अब बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर ये संगठन कुछ ऐसा आरोप लगा रहे थे कि वो हिंदू नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी की स्थिति ऐसी बन गई कि जाहिदे तंग नज़र ने समझा काफिर हमें और काफिर ये समझता है कि मुसम्मा है तू। तो लोग महात्मा गांधी जो अपने आप को कई बार कह चुके थे कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, उसकी जो पुष्टि की थी राम माधव ये बीजेपी नेता हैं और आरएसएस के सदस्य भी रहे हैं। इनकी एक पुस्तक है पेटिशन फ्रीडम, इसमें उन्होंने बाकायदा ये बात कही है कि नहीं महात्मा गांधी पूरी तरह से सनातनी हिंदू थे, इस बात को स्वीकार किया है। इनकी पुस्तक का नाम मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि ये खुद आरएसएस थे। जब आरएसएस वाले लोग इस बात की पुष्टि कर रहे हैं तो महात्मा गांधी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। कुछ फिर बाद में जीवनलाल कपूर समिति बनी थी 1969 में, तो उस समिति ने भी महात्मा गांधी की जो हत्यारे थे उनकी जांच की थी और उन्होंने बीडी सावरकर को दोषी बताया था कि बीडी सावरकर का भी कहीं ना कहीं हाथ तो था। एक चीज़ और थी कि विभाजन के लिए महात्मा गांधी को उत्तरदायी माना गया कि महात्मा गांधी की वजह से विभाजन हुआ। उसके लिए राजमोहन गांधी की एक पुस्तक है लीगेसी ऑफ गांधी।
लीगेसी ऑफ गांधी में राजमोहन गांधी ने ये कहा है कि उस समय पे माहौल ऐसा बन चुका था, मुस्लिम लीग ने इतना सांप्रदायिक माहौल बना दिया था। और दूसरी बात ये थी कि अंग्रेज भी इस बात पर टिके हुए थे क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल चुका था। तो शीत युद्ध चलने के बाद अंग्रेज़ों को एक यहाँ पे दक्षिण एशिया में एक ऐसा देश चाहिए था जो उनकी अंधभक्ति करे, आँख मीच के उन पर विश्वास करे। तो वो भी कहीं ना कहीं जो मुख्य जिम्मेदार थे वो तो अंग्रेज ही थे। लेकिन अंग्रेज़ों के ऊपर उंगली उठाना जो हमारे जो हिंदूवादी संगठन थे उनके लिए थोड़ा कठिन था, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के पक्ष से ही काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का हाथ था उनके ऊपर, तो वो अंग्रेज़ों की इतनी आलोचना करने से डरते रहे। दूसरी बात ये थी कि जब राजमोहन गांधी ने कहा कि उस समय 3 शर्तें ऐसी थीं कि अगर वो 3 में से एक भी शर्त पूरी होती तो विभाजन को रोका जा सकता था। वो शर्त क्या थी? तो राजमोहन गांधी कहते हैं एक शर्त तो ये थी कि आप जो अंग्रेज थे वो देश को ऐसा का ऐसा ही छोड़ के चले जाते। वो इस बात पर नहीं अड़ते कि हम यहाँ से तब जाएंगे जब देश का विभाजन हो जाएगा। तो वो यहाँ अंग्रेज देश को छोड़ के गए नहीं। तो क्या हुआ, वो बंटवारे की पूरी जो उनकी जो मिशन थे, उन्होंने खुद कैबिनेट मिशन और उनमें पूरे का पूरा उन्होंने संविधान विभाजन के लिए वही बना के ला रहे थे इंग्लैंड से। तो वो चाह रहे थे ये कि विभाजन हो। अगर वो छोड़ के चले जाते तो कहीं ना कहीं हम आपस में बैठ के एक टेबल पे बैठ के जिन्ना से बात करते, और उसमें बहुत सारे लोग थे। हमारी एक तरह का इतिहास है, एक तरह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एक भूमि है, उसके ऊपर जब बात करते तो कहीं ना कहीं जिन्ना को हम किसी न किसी नैतिक दबाव में मनाने में सफल होते। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं करने दिया, अंग्रेज छोड़ के ही नहीं गए देश को। दूसरी शर्त राजमोहन गांधी ने बताई है कि भाई आप ऐसा करते कि जो जिन्ना है उसको उनकी मर्जी के लिए छोड़ देते कि आप जो चाह रहे हो वो हो जाएगा, पर देश का बंटवारा मत करो। पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर जिन्ना को पूरी तरह से अधिकार दे दिए जाते, देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता, तो देश की बहुसंख्यक जो जनसंख्या है वो हिंदू है, और वो हिंदू उनके ऊपर वो जानते हैं कि इतने जहरीले भाषण दे रहे थे और हिंदुओं के ऊपर किस तरह से अटैक कर रहे थे। तो हिंदुओं को किस तरह से इस बात के लिए राज़ी किया जाता जो पॉसिबल नहीं था। हिंदू कभी भी जिन्ना को प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात, तीसरी जो उन्होंने कंडीशन दी है, उन्होंने ये कहती कि तीसरी शर्त ये थी कि आप बलपूर्वक जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांगों को दबा देते, हिटलर की तरह तानाशाही कर लेते कि जिन्ना को दबा देते और उनके कुछ विभाजन नहीं होगा, जिन्ना की कोई भी मांग नहीं मानी जाएगी। तो इस काम के लिए एक तो आपको जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर आपको बदनामी सहनी करती कि आप अपने ही देश के लोगों को मार रहे हो। दूसरी बात ये थी कि उस समय जो भारतीय सेना थी वो भी इतनी संगठित नहीं थी, सेना का भी विभाजन हो चुका था, और सेना भी आपस में बटी हुई थी। उसमें मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख थे, ईसाई थे। तो वो भी किसी एक पक्ष की तरफ पूरी तरह से झुकी हुई नहीं थी, सेना में भी विभाजन हो रहा था। तो इस तरह से आप देखोगे कि महात्मा गांधी का जो मर्डर हुआ उसकी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और आप इस